और स्पेशल मौजू पर एक सब्जेक्ट पर बात करने जा रहे हैं डॉक्टर साजिद काज़मी साहब के साथ, और आपका स्वागत करते हैं। वेलकम है आपका डॉक्टर साजिद काज़मी साहब। मैं चाहता हूं पहले हमारे व्यूवर्स को एक मुख्तसर सा अपना तारुफ कर दें, और जिस सब्जेक्ट पे हम लोग गुफ्तगू करने जा रहे हैं, जिस पर हम लोग टॉक करेंगे, ये बहुत अहम मौजू है, ख़ास तौर से वो गार्जियंस जो इन परेशानियों से गुजर रहे हैं। ईश्वर ना करे कोई ऐसा किसी के परिवार में कोई ऐसा बच्चा हो, स्पेशल चाइल्ड हो, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानते हैं साजिद भाई का एक मुख्तसर सा एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन। मेरा नाम डॉक्टर साजिद काज़मी है। मैं मिटी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी में। इसके अलावा मेरी क्लिनिक है हौसला मेंटल हेल्थ क्लिनिक, महानगर, माउंट कार्मल स्कूल के पास, लखनऊ में प्रैक्टिस करता हूँ। डॉक्टर काज़मी साहब, मैं बात कर रहा था अभी भी आपसे, जब मैंने हमारी टॉक स्टार्ट हुई थी, तो जो बच्चे, कुछ स्पेशल बच्चे होते हैं जिनकी मेमोरी कहीं ना कहीं फ्लैक्चुएट होती है, तो इनके बारे में कोई इलाज है या कोई ट्रीटमेंट है, या कैसे आप इन बच्चों को डील करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं? स्पेशल चाइल्ड का जो कंडीशन है, इसमें तमाम तरीके की इलनेसेस आती हैं, कंडीशंस आते हैं, और मोस्टली ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं। अच्छा। जब बच्चा पैदा होता है, उसके बाद से जिस दिन से वो पैदा हो रहा है, वो चीज़ों को देखता है, समझता है, उसी दिन से उसका ब्रेन का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। डे बाय डे, मंथ बाय मंथ माइलस्टोन्स अचीव करता है। बिल्कुल। जैसे 1 साल का बच्चा है तो हम उम्मीद करते हैं कि वो कुछ बेसिक चीज़ें कर लेगा, जैसे घुटनियों के बल चल लेगा। बिल्कुल। कुछ जैसे छोटे छोटे डेवलपमेंट होता है, उसी तरह से उसका मेंटल डेवलपमेंट भी होता है। फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट दोनों साइड बाय साइड चलते हैं, पैरेलली चलते हैं। प्रॉब्लम तब आ जाती है जब किसी स्टेज पे फिजिकल डेवलपमेंट तो हो रहा है, लेकिन मेंटल डेवलपमेंट किसी वजह से, बहुत सारे रीजंस हैं, बहुत सारे कारण हैं, किसी वजह से किसी बच्चे में वो किसी स्टेज पे आकर के वो डेवलपमेंट रुक गया। कभी कभी इसका बरक्स भी होता है, यानी कि उसका उल्टा भी होता है। कभी माइंड डेवलप हो जाता है, उसका फिजिकली इतना स्ट्रांग नहीं हो पाता, दोनों में डिस्टेंस पैदा होने लगता है। ठीक है, तो आज हम लोग जिस पर बात करें वो मेंटल डिसऑर्डर कह सकते हैं उसको। मैं स्पेसिफिकली, देखिए, मेंटल डिसऑर्डर्स तो एक बहुत ब्रॉडर टर्म है। मैं उसको नैरो डाउन करके ये कह सकता हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 21 तरह की डिसेबिलिटीज को अपने गैजेट पर नोटिफाई किया है। पूरे हिंदुस्तान में अगर डिसेबिलिटीज की हम बात करते हैं, चाहे वो बच्चों के दरमियान हो या बड़ों में, टोटल 21 कंडीशंस हैं राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट के तहत। जी। अब ये कंडीशन अगर हम बच्चों में देखते हैं, तो उसमें मान लीजिए ऑटिज्म की कंडीशन है। उसमें क्या होता है? ऑटिज्म में बच्चों में चीज़ें सोचने समझने की सलाहियत तो कंपैरेटिवली होती है, लेकिन सेंसरी इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा। बच्चा आपसे इंटरेक्ट करेगा, हो सकता है वो आपसे बात कर रहा हो लेकिन देख इधर रहा हो। अच्छा। कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम्स आती हैं, आप जो कहेंगे वो समझ नहीं पाएगा, अपनी लैंग्वेज में अपनी चीज़ों को कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। जी। तो चीखना चिल्लाना, बिहेवियरल इश्यूज बहुत ज़्यादा आ जाते हैं ऐसे बच्चों में। मेमोरी की कंडीशन जो आप बोल रहे हैं, ये मेनली आईक्यू से हम रिलेट करते हैं बच्चों में। इंटेलिजेंस क्वेश्चन, आईक्यू, हम कहते हैं कि फला बच्चे का आईक्यू फला बच्चे से ज़्यादा है। मतलब उसकी समझने की, किसी चीज़ को प्रोसेस करने की सलाहियत उन बच्चों से ऊपर है। तो ये एक पैमाना है, आईक्यू एक पैमाना है जिसके लिहाज से हम आपस में एक दूसरे बच्चों का असेसमेंट करते हैं साइकोलॉजिकली, और ग्रेडिंग कर देते हैं। एग्जैक्टली। तो उस हिसाब से, और ये ग्लोबली वैलिड, पूरी दुनिया में एक स्टैंडर्ड चलता है, ताकि हम पूरे दुनिया के हिसाब से एक पैमाना के हिसाब से बना सकें कि ये बच्चा कहाँ पे है। अब कुछ बच्चों में जैसे बात हो रही थी कि फिजिकल ग्रोथ हो गई, मेंटल डेवलपमेंट रुक गया, या इसके बरक्स फिजिकल डेवलपमेंट रुका, मेंटली वो फिट है, तो उस केस में फिजिकल कंडीशंस आ जाती हैं, जो एक अलग मुद्दा है, अलग टॉपिक डिस्कशन है। हम लोग जिस पर बात कर रहे हैं, अभी हम चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी की बात करेंगे, खासकर ऐसी कंडीशंस जिसमें बच्चों में बज़ाहिर कोई डिसेबिलिटी, कोई इलनेस नहीं होगी, दिखेगा नहीं कुछ ऐसा, नजर अगर वो बच्चा आपके सामने बैठा है, जब तक वो कुछ बोलना ना शुरू करे, कुछ लिखना पढ़ना ना शुरू करे, आपको लगेगा कि वो तो जैसे तमाम बच्चे हैं वैसे नॉर्मल है। इसीलिए इसको अदर कंडीशन में, बोलचाल की भाषा में हम लोग हिडन डिसेबिलिटीज भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सामने एक नेकेड आई से दिख नहीं रहा है। सही है, वो हिडन ही है, हिडन है, जब तक कि हम उसका प्रॉपर असेसमेंट ना करें। तो इसमें लर्निंग डिसेबिलिटी भी वन ऑफ द मेजर कंडीशन है। अगर हम गवर्नमेंट का डेटा की बात करें, ग्लोबल लेवल पे अगर 1000 बच्चों में कम से कम 4 से 5 बच्चों में, या और ज़्यादा 8 से 10 बच्चों में इस तरह की कंडीशन पाई जाने लगी है। इंडिया में भी बहुत ज़्यादा इश्यूज इसमें डेवलप हो रहे हैं, और कोविड की वजह से, कोविड के बाद ये कंडीशंस और ज़्यादा बढ़ी हैं। अच्छा, कोविड के बाद ये चीज़ें बढ़ी हैं, फिगर बढ़ रही है, और फिगर अभी और अनफॉर्चुनेटली बढ़ेगी। क्योंकि इसके बहुत सारे कारण हैं। एक जो न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है, ब्रेन की वायरिंग चेंज हो रही है, ब्रेन की प्रोसेसिंग चेंज हो रही है, और एक मेजर रीज़न ये भी पाया जा रहा है स्टडीज़ में है, मोबाइल फ़ोन का यूजेज अर्ली स्टेज में। चाहे वो पेरेंट्स की तरफ से हो, आज अगर आप ध्यान दें तो कोई भी बच्चा 2 साल या 2.5 साल का है, उसके माँ बाप उसको मोबाइल से
दे देते हैं कि लो बेटा खेलो, शांति या जिद कर रहा है अपना टाइम निकालने के लिए, उस बच्चे का टाइम एक तरह से ख़राब हो रहा है। तो मोबाइल फ़ोन और स्मार्टफोन्स का पेनिट्रेशन इतना ज़्यादा घरों में हो गया है, बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। और बच्चे भी एडिक्टेड हो चुके हैं इसके, एडिक्टेड हो गए हैं बिल्कुल। तो इस वजह से भी उनके अंदर लर्निंग डिसेबिलिटीज़ ना कह करके लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ बिल्कुल आ गई हैं। जो बच्चा 2.5 साल 3 साल में क्रेयॉन से पहले बनाता था, स्क्रिबल करता था, ए फॉर एप्पल बना के समझता था, अब वो ए फॉर एप्पल की राइम सुनता है, तो सिर्फ वो सुन रहा है, सही बात। जबकि हैंड मोटर स्किल्स की जब हम बात करते हैं, जैसे जब हम अगर किसी चीज़ पर लिख रहे होते हैं तो हमारे कई प्रोसेसेस काम कर रहे हैं। पहली चीज़ फाइन मोटर स्किल्स हमारी काम कर रही हैं, हम हाथ से लिख के कर रहे हैं, फिर इस हाथ पे या इस स्लेट पे अगर लिख रहे हैं या इस पेपर पे तो इसका कोऑर्डिनेशन, आई का कोऑर्डिनेशन, तो ये 3-4 प्रोसेसेस ब्रेन में एक साथ चल रहे हैं। जबकि जब बच्चा सिर्फ राइम सुन रहा है तो वो सिर्फ एक मोडेलिटी काम कर रही है ब्रेन की, सिर्फ ऑडिटरी वाली। और कभी-कभी वो भी उससे भी बाहर हो जाती है, उससे भी बाहर हो जाती है, क्योंकि बस बज रहा है, उसको समझ में नहीं आता। ये हमारे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता है। अक्सर कुछ हम लोग सुनते हैं तो आवाज़ तो आती है लेकिन महसूस नहीं करते। मुझे लगता है बच्चों के साथ भी ऐसा होता है। जी बिल्कुल। तो यही रीज़न है कि बच्चों को हमें स्टिमुलेट करना है। बच्चों को हमें, जो पहले हमारी लर्निंग्स होती थी वो इसी तरह से होती थी कि तमाम मोडेलिटीज़ ब्रेन की हमारी एक साथ हम उसको प्रोसेस कर रहे होते थे, एक साथ ब्रेन एक्टिवेट होता था। अब सिर्फ 1 या 2 मोडेलिटी पे काम हो रहा है, बाकी वो कहीं ना कहीं डोरमेंट हो रहा है। डॉक्टर साहब ये बताएं कि क्या सिर्फ यही एक मोबाइल कारण है या और भी कारण हो सकते हैं? एक रीजन बताया, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ज्यादा हो रहा है आजकल, और बहुत इजीली इससे बचा जा सकता है, और सामने नजर भी आ रहा है। ये हिडन नहीं है, बिल्कुल ये हिडन नहीं है, लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है वो लॉन्ग लास्टिंग है। हिडन भी है और लॉन्ग लास्टिंग भी है, क्योंकि एक बार बच्चा एडिक्टेड हो गया तो उसके जो दुष्प्रभाव हैं या नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं वो लॉन्ग लास्टिंग होंगे। और इनसे बचा कैसे जा सकता है? और जैसे अभी आपने कहा कि वो जो हिडन डिसेबिलिटी है उसको इसके बारे में थोड़ा सा किया जा सकता है? इसके बारे में देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि बच्चा जैसे ही 3-4 साल का होता है, जैसे ही लिखना पढ़ना शुरू होता है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि बच्चे की जो भी जिस स्कूल में या प्लेवे में जाता है वहाँ से हमें फीडबैक मिलना शुरू होता है बच्चे का, कि बच्चा कुछ चीज़ें तो बहुत अच्छा कर रहा है लेकिन किसी चीज़ में पुअर परफॉर्मेंस है। तो वो किन चीज़ों में अच्छा कर रहा है, किसमें नहीं कर रहा है, इसका प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन होना ज़रूरी है। पहला स्टेप ये स्क्रीनिंग आती है, ये स्क्रीनिंग होगी उसकी। और इसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि स्कूल में क्या होता है कि एक साथ बच्चे 30 बच्चों का बैच है, 50 बच्चों को बिठा करके वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन जो बच्चों के वालिदैन हैं, पेरेंट्स हैं, उनकी अहम जिम्मेदारी है कि हर बच्चे की स्कूल की नोटबुक या डायरी पे या जो भी होमवर्क मिलता है उसको देखते हैं, वो भी देखते हैं, और सिर्फ उनको देखना है उससे दिन भर का जो उसकी एक्टिविटीज है उससे, जब होमवर्क करा रहे हैं तब भी उसको ध्यान लगाएं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चा कुछ पैटर्न में मिस्टेक कर रहा है। किस तरह की मिस्टेक्स करता है जैसे पैटर्न में? सबसे बहुत कॉमनली जो रिपोर्टेड होता है वो B और D, 6 और 9 आइडेंटिकल, जो आइडेंटिकल है उसकी मिरर इमेज, क्योंकि अगर आप 6 और 9 को आमने सामने रखें तो एक मिरर इमेज बनती है रिवर्स, सेम B और D में, या इसी तरह से Q और 9 में। तो जो सिमिलर अल्फाबेट्स हैं या फिगर्स हैं, एग्जैक्टली, तो ये कुछ, यही मैंने बोला, पैटर्न्स पकड़ने हैं। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है, ये स्क्रीनिंग जरूरी है कि कहीं आपका बच्चा सिर्फ इन चीजों में मिस्टेक कर रहा है या थ्रू आउट कर रहा है। अच्छा, और भी कुछ हो सकता है? अगर थ्रू आउट कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, दूसरी लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं होगी। अच्छा, अगर सिर्फ इन्हीं चीजों में प्रॉब्लम आ रही है तो ये इंडिकेशन होगा कि ये लर्निंग डिसेबिलिटी है। तो इस तरह से ये अवेयरनेस सबसे पहले घर घर तक जाना ज़रूरी है, कि पेरेंट्स अपने बच्चों का ये एनालिसिस ज़रूर करें, ये चीज़ स्क्रीन आउट करें कि कुछ पैटर्न्स की मिस्टेक है या थ्रू आउट है। अगर इन दोनों चीज़ों को वो आइडेंटिफाई कर ले गए तो नेक्स्ट स्टेप होगा कि जब इस तरह की चीज़ें समझ में आ रही हैं तो वो जिस स्कूल में भी, जिस प्लेवे में भी हैं, वहाँ पे अगर कोई काउंसलर है, वहाँ पे कोई साइकोलॉजिस्ट है तो उससे रब्ता कायम करें, या फिर जो स्पेशलिस्ट हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट या पीडियाट्रिशियन, ये 3 ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जो इन फील्ड्स के एक्सपर्ट्स होते हैं और इनसे रब्ता कर सकते हैं। फिर इसके लिए प्रॉपर साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, उस टेस्ट के बेसिस पे फिर प्रॉपर बच्चे की स्क्रीनिंग होती है, एक डिटेल रिपोर्ट बन के आती है कि उसमें कहाँ पे बच्चा किन किन एरियाज़ में प्रॉब्लम आ रही है, और उसके हिसाब से फिर प्रॉपर इंटरवेंशन की बात होती है। तो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस ज़रूर है, लेकिन अगर 3 या 4 साल के बच्चे में ये आइडेंटिफाई हो जाए तो नतीजे बहुत अच्छे होते हैं, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आता है, बहुत हद तक सॉल्यूशन मिल जाता है। ट्रीटमेंट नहीं होता, क्योर नहीं होता, इसकी ट्रेनिंग होती है कि बच्चे को कैसे ट्रेन करना है, ट्रेन करना है उसको, कैसे उन प्रॉब्लम से दूर रखना है। टीचिंग मेथोडोलॉजी में हम चेंज करते हैं बच्चे के, और इसमें गवर्नमेंट के स्कूल्स में भी बहुत ज़्यादा फायदा है कि अगर बच्चा क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में है और वो किसी तरह की लर्निंग डिसेबिलिटी से ग्रसित है, अगर वो सफ़र कर रहा है, तो मान लीजिए कि एक लर्निंग डिसेबिलिटी होती है डिसलेक्सिया, एक होती है डिस्ग्राफिया,
अच्छा। डिसलेक्सिया में ये जो बी और डी पढ़ने में अच्छा। कॉम्प्रिहेंशन की प्रॉब्लम आती है, अच्छा। वो समझ नहीं पाता है। सही, सही। डिस्ग्राफिया में है कि बच्चे को लिखने में सिर्फ प्रॉब्लम आएगी। अगर आप उससे रीडिंग कराएंगे तो रीडिंग में कहीं 1% भी मिस्टेक नहीं होगी, लेकिन अगर आप उसको लिखने को दे देंगे तो राइटिंग उसकी ऐसी होगी कि शायद कोई ना समझ पाए, और ये थ्रू आउट होगी क्योंकि वो लिखने की ही प्रॉब्लम है। ऐसे बच्चों को हम क्या करते हैं, उनकी ट्रेनिंग में हम उनको कंप्यूटर्स दे देते हैं। कंप्यूटर पे सिर्फ टाइपिंग करनी है तो वो चीज़ें वो बहुत बेहतर कर ले जाते हैं। तो इस तरह की डिफरेंट प्रॉब्लम्स के लिए डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं। बनस्बत ये है कि पहले उनका आइडेंटिफिकेशन हो जाए और प्रॉपर तरीके से उनका आइडेंटिफिकेशन करके हम इंटरवेंशन की तरफ जाएं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर काज़मी साहब, आपने अपना कीमती समय